अब प्रीवियस क्लास में मैंने क्या किया था, एक एपीआई बनाई थी टू डूज वाली। इस एपीआई को हिट करते ही मुझे क्या मिल रहा था, एक जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा था। मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूं और आज इस रिस्पॉन्स को हम कहां शो करेंगे, हमारे फ्रंट एंड साइड पर। ठीक है ना। सो हमें सर्वर से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिल रहा है, जेसॉन में। उस जेसन रिस्पॉन्स को मैं कहां शो करना चाहता हूं, मेरी वेबसाइट के फ्रंट एंड में, किसी एक पेज पर। ठीक है ना। सो पेज बनाने के लिए रूल क्या है। पेज बनाने के लिए आपको आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर ऐप फोल्डर में जाना है और उसके अंदर जिस नाम से आपको पेज बनाना है, राउट बनाना है, उस राउट फोल्डर, तो यहां पर मैंने टू डूज नाम से एक पेज बनाना है और उसके अंदर किस नाम से फाइल होनी चाहिए, पेज.js नाम से। ये मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है। सो यहां पर नेक्स्ट पर मैं गया, next.js डॉक्स में मैं गया, मैं ऐप राउटर को फॉलो करूंगा और इसके अंदर पेजेस बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेआउट्स एंड पेजेस। और एपीआई बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, राउट हैंडलर्स। तो एपीआई तो मैंने कल के लेक्चर में मैंने एपीआई किसके थ्रू बना ली थी, राउट हैंडलर्स के थ्रू बना ली थी, है ना। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/to-dos, है ना। कल ये मैंने एपीआई बनाई कि बताई कि नहीं बताई, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो ये कंपाइल कर रहा है और विंडो आर प्रेस किया और services.msc ये हमने चलाना है। और पोस्टग्रेस डाटाबेस हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे। तो अभी पोस्टग्रेस डाटाबेस हमारी बैकग्राउंड सर्विस में चल रहा है और आप देखिए ये चल रहा है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये डेटा भी आ रहा है, डाटा आ रहा है। अब एक बार ऐसा करो कि वो वापस से आप जाओ services.msc में, services.msc और उसमें आप डाटाबेस को इंटेंशनली जानबूझ के आप उस डाटाबेस को क्या कर दो, बंद कर दो, स्टॉप कर दो। फिर देखना यहां पर डाटा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ऑब्वियसली डाटा नहीं आना चाहिए। सो यहां पर मैं पोस्टग्रेस में गया और अभी देखो मेरी सर्विस चल रही है और मैंने डबल क्लिक किया और मैं इस सर्विस को क्या कर दूं, डाटाबेस को बंद कर दूं। डाटाबेस को बंद करते ही क्या मेरे एपीआई रिस्पांस देगा कि नहीं देगा, ये देखो मेरी एपीआई काम करना बंद कर गई। क्यों, ऑब्वियसली कि मेरा डाटाबेस ही नहीं चल रहा है, तो कहां से हमारा रिस्पांस आएगा। सो ये यहां पर हम गए, पोस्टग्रेस को मैंने दोबारा चालू किया, ये देखो पोस्टग्रेस डाटाबेस को मैंने चालू किया और मैं अपनी टू डू वाली एपीआई को देखूंगा यहाँ पर, ये देखो डाटा आने लग गया। सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर एपीआई से, अगर आपकी एपीआई डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो डाटाबेस को अप एंड रनिंग होना जरूरी है, हमेशा चालू स्थिति में होना डाटाबेस को जरूरी है। डाटाबेस बंद हुआ तो आपको फ्रंट एंड पे एपीआई में रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये तो हमने एपीआई बनाना सीख ली थी। हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने पेजेस भी बनाना सीख लिए थे। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा पेज दोबारा बना के बता रहा हूं। आज मान लीजिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने अबाउट अस पेज बना के बताया था, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना बताया था। आज मैं कौन सा पेज बना लेता हूं, टू डू पेज बना, है ना। कोई सा भी एक पेज बना लेते हैं जिसको नाम में क्या दे रहा हूं, टू डू। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करने वाले हैं समझ लेना। ये मेरे पास एपीआई का रिस्पांस आ रहा है, ये रिस्पांस को मैं कहां शो करना चाहता हूं, अपने टू डू पेज पर। सिंपल सा हमें शो करना है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट.js पर जाओ, आपको जाना है। जब भी आपको पेज बनाने हैं तो कौन से सेक्शन को पढ़ोगे, लेआउट्स एंड पेजेस। लेआउट्स एंड पेजेस में आप यहां पर थोड़ा सा नीचे जाना, थोड़ा सा नीचे जाना और नीचे जाना। यहां पर आपको ये दिख जाएगा कि अगर आपको /blog वाला राउट चाहिए तो आपको ऐप के अंदर ब्लॉग नाम का वो बनाना पड़ेगा फोल्डर, तो देख देख के सीखना है। ठीक है ना। सो यहां पर हमने भी अपनी प्लानिंग कर रखी है। हमें एंड पॉइंट किस नाम से चाहिए, टू डूस नाम से, कि 3000 के बाद में स्लैश करके अगर टू डू करूं तो मेरी टू डू की लिस्ट दिखने लग जाए। तो आपने अपना राउट की प्लानिंग कर ली कि नहीं कर ली। अब ये टू डू की जगह आप अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, बट यू शुड प्लान अ स्ट्रक्चर। आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि भाई फलाने राउट पर मुझे इसके रिस्पॉन्स को शो करना है। तो भाई टू डू का रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं टू डू नाम से क्या बनाऊंगा, एक पेज बनाऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने अपने टू डू के प्लानिंग की स्ट्रक्चर कर लिया, तो अब उसके हिसाब से यहां पर देखो ये ब्लॉग है तो पेज,
तो मेरे इसमें किस नाम से बनाना होगा, टू डू नाम से फोल्डर बनाना होगा और उसके अंदर किस नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, page.js। तो चलो जाइए ऐप फोल्डर के अंदर गए, फोल्डर बनाना है किस नाम से, टू डूज, ठीक है ना। और इसके अंदर किस नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, page.js, ठीक है ना। ये page.js नाम की फाइल बनाएंगे। अब ये page.js जो है ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो page.js क्या है, रिएक्ट का कंपोनेंट। और रिएक्ट के कंपोनेंट में दो टाइप के कंपोनेंट आप बना सकते हो, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सो page.js इज अ react.js फाइल, react.js कंपोनेंट फाइल, ठीक है ना। ये page.js क्या है, ये एक react.js के कंपोनेंट की फाइल है, ठीक है ना। और इन react.js there are two types of component। React के अंदर भले ही आपने React, जैसे ये तो React सीख के आए हैं, ये तो अभी 4-5 महीने की ट्रेनिंग React लेके आए, मगर आप लोग तो अभी बैकएंड वाले हैं, आपको React का XYZ कुछ मालूम नहीं है ना। तो बस यहीं से समझो, यहीं से जो जितनी बातें बता रहा हूं वो दिमाग में बिठा लो कि ये जो page.js है ये बेसिकली क्या है, एक React की फाइल है, ठीक है ना। ये React फ्रेमवर्क की एक फाइल है और React के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट आप बना सकते हो। पहला है RFC और दूसरा है RCC, ठीक है ना। RFC का मतलब होता है React फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा है RCC का मतलब हो गया React क्लास कंपोनेंट, ठीक है ना। React क्लास कंपोनेंट को हमें यूज नहीं करना है, React क्लास कंपोनेंट को हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो गया। क्या हो गया है, आउटडेटेड। इसको कोडिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जब भी कोई पेज बनाने को मिल जाए रिएक्ट के अंदर, हमें कौन सा कंपोनेंट बनाना चाहिए, RFC, क्योंकि मार्केट में अभी यही चल रहा है। और कौन एक्सपायर हो गया है, RCC एक्सपायर हो गया है। तो मैं यहां पर जाऊंगा अपने page.js में और यहां पर क्या लिखूंगा, RFC लिखूंगा और इंटर करूंगा। तो देखो RFC की कोडिंग आ गई, ठीक है ना। अगर मान लो किसी ने बोला कि सर मेरे को तो RCC चाहिए, तो RCC लिख के इंटर कर देना, तो RCC की कोडिंग आ जाएगी। अभी भी दोनों कोड काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर आगे का पता नहीं है कि आप अगर ये RFC लेके RCC लेके आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बना दो और 4-6 महीने बाद ये सारी चीजें बंद हो जाए तो फिर आपका तो प्रोजेक्ट का नुकसान हो जाएगा ना। तो डे 1 से पहले दिन से आप प्लानिंग कर लो कि हमें क्या लेके चलना है, ठीक है ना। तो हमने प्लानिंग कर लिया है कि भाई हम ऐसी चीज सीखेंगे या ऐसा कोड करेंगे जो बहुत लंबे समय तक हमारा सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। सो हम क्या लेके चलेंगे, RFC लेके चलेंगे। सो इसमें मैं गया और मैंने कौन सा कंपोनेंट बनाना है, RFC, और मैंने इंटर किया आपके सामने, और ये हमारा कौन सा आ गया, टू डू पेज, ठीक है ना। ये टू डू पेज सेव किया, ब्राउजर में जाओ, आउटपुट देखो स्टेप बाय स्टेप। एक टैब में तो API का रिस्पॉन्स दिखना चाहिए और उसी के जस्ट पड़ोस में दूसरे टैब में क्या दिखना चाहिए, पेज। नेक्स्ट जेएस के अंदर दो चीजें बना सकते हो आप, या तो पेज बना सकते हो या फिर API। पेज मतलब फ्रंट एंड और API मतलब बैक एंड, और इन दोनों को मिला दे तो कौन सा फ्रेमवर्क बन रहा है हमारा, फुल स्टैक। तो नेक्स्ट जेएस किस टाइप का फ्रेमवर्क है भाई, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसमें आप फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हो और बैक एंड का भी काम कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा API मतलब बैक एंड, और पेज भी ओपन कर लो आप, localhost 3000/to-do और इंटर किया मैंने, तो देखो टू डू वाला पेज आ गया। तो भाई ये टू डू वाला पेज कौन सा पार्ट है मेरी वेबसाइट का, फ्रंट एंड। कौन सा पार्ट है, फ्रंट एंड। और ये जो API का जो रिस्पॉन्स दिख रहा है ये मेरे एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट है, बैक एंड। तो बैक एंड के डाटा को मुझे कहां शो करना है, फ्रंट एंड में, ठीक है ना। फिर से रेफरेंस लेते हैं कि भाई क्या है, जस्ट डायल जाओ, जस्ट डायल पर जाओ, आप होटल्स पे जाओ और यहां पर देखो इन्होंने ये दो राउट सेगमेंट ले रखे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर राउट सेगमेंट पे इंटर कर रहे हैं तो देखो फ्रंट एंड में रिस्पांस दिख रहा है। तो ये रिस्पांस बताओ कहां से आ रहा होगा, किसी ना किसी डेटाबेस से, बैकएंड से आ रहा होगा, कोई ना कोई API होगी। उस API के उस डाटा को यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, डिस्प्ले कर रखा है, शो कर रखा है। क्लियर है। तो एग्जैक्टली हम भी यही चाहते हैं, हमारी API रेडी है और इसी API के डाटा को मैं यहां पर इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, शो करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो शो करने के लिए सिंपल सा आप स्ट्रक्चर बना लो। अब सबसे पहले आप अपने रिएक्ट के स्ट्रक्चर को यहां पर स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे इंपोर्ट एरिया,
ठीक है ना। तो जो ये रिएक्ट की जो कंपोनेंट फाइल होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला एरिया कौन सा होता है? इंपोर्ट एरिया, जहां पर आप कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। दूसरा होता है डेफिनेशन एरिया, दूसरा होता है आपका डेफिनेशन एरिया, और तीसरा होता है आपका एक्सपोर्ट एरिया। तीसरा आपका क्या होता है? एक्सपोर्ट एरिया। कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेंगे, कुछ डिफाइन करेंगे और कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखो ये पेज नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, मगर डिफाइन के साथ साथ यहां पर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाले कट, इस दो वर्ड्स को कट कर लेना और किस एरिया में पेस्ट कर देना? एक्सपोर्ट पेज में। और इस पेज को मैंने यहां पर कर दिया ताकि आपको वो रिएक्ट का जो स्केलेटन है, रिएक्ट की कोडिंग का जो बेसिक ढांचा है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला एरिया कौन सा होता है रिएक्ट में? ऊपर से अगर नीचे चले तो सबसे पहला एरिया कौन सा मिलता है? इंपोर्ट एरिया। फिर हमें कौन सा एरिया मिलेगा? डिफाइन करने वाला एरिया, कि कुछ ना कुछ डिफाइन करेंगे। यहां पर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? क्लास के फंक्शन या फंक्शन। और जो चीज मैंने ऊपर डिफाइन करी है सेकंड एरिया में, उसी को मैं नीचे की ओर क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये तीन एरिया क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है ना। ये तीनों एरिया आप स्क्रीनशॉट में बताना कि सर ये इसका फ्रंट, ये इंपोर्ट एरिया है, सर ये डेफिनेशन एरिया है, और ये एक्सपोर्ट एरिया। इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये पेज को नीचे लिखने से आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया? कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। तो उन्होंने बहुत कॉम्पैक्ट में लिख रखा है, और उसी कॉम्पैक्ट को मैं थोड़ा एक्सपांड करके आप लोगों को समझा रहा हूं तीन एरियाज के फॉर्मेट में। ठीक है ना। ये हो गया। अब यहां पर आप गए, पेज क्या है? एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या होता है? एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग। ठीक है ना। आज आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, कल को जावा सीखोगे, परसों आप पाइथन सीखोगे, कभी ना कभी लाइफ में आप नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे। भाई हर जगह आपको क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। अगर फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट वहां पर भी बोल बोल के याद कर लेना कि अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो उस फंक्शन का मकसद क्या है? अंदर जाके कुछ ना कुछ रिटर्न करना। तो मेरे पास ये एक पेज नाम का फंक्शन है, और ये रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न बताओ ये नंबर कर रहा है, डेसिमल कर रहा है, या एचटीएमएल का स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है? क्या एचटीएमएल का स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज रिटर्निंग सम एचटीएमएल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। एंड दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट। ठीक है ना। तो आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का काम है एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को रिटर्न करना। तो वो जो बेसिक ब्लॉक है दैट विल बी कॉल्ड अ इंडिविजुअल यूआई कंपोनेंट। ठीक है ना। तो ये मेरे लिए क्या है? कंपोनेंट की तरह है। ठीक है ना। ये हुआ। अब रिटर्न स्टेटमेंट में यहां पर जब भी हम रिटर्न करते हैं, ध्यान रखना एम्प्टी टैग से चालू करते हैं। किससे चालू करते हैं? एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टैग जो है आपको एचटीएमएल में नहीं मिलेगा। ये एम्प्टी टैग सिर्फ किधर मिलेगा अपने को? रिएक्ट में। ठीक है ना। सो ये देखो, ये डिव का स्टार्ट, डिव का क्लोज, ये एम्प्टी टैग है क्या? नहीं। एम्प्टी मतलब इस टैग का कुछ ना कुछ नाम है, इस डिव का कुछ ना कुछ नाम है, मगर यहां पर इस टैग का कोई नाम नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज एम्प्टी टैग। सो ऑलवेज रिटर्न अ एम्प्टी टैग, और उस एम्प्टी टैग में आप अपना स्ट्रक्चर लिख लो, ये ऐसे। ठीक है ना। तो ये रूल ध्यान रखना कि रिटर्न में हमेशा रिटर्न के अंदर एंटर करते ही सबसे पहला कौन सा मिलना चाहिए? स्ट्रक्चर। रूल है भाई, सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? एम्प्टी टैग मिलना चाहिए। इसका रीजन ये है कि एम्प्टी टैग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को आप पैरेलल में रिटर्न कर सकते हो। इसी के डिव का एक और सिबलिंग में डिव बना सकता हूं। ठीक है ना। डिव का एक और सिबलिंग में डिव बना सकता हूं, और ये हो रहा है। अगर ये एम्प्टी टैग में यहां से हटा दूं तो रिएक्ट एरर देने लग जाएगा। आप पैरेलल में दो एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते हो। अगर पैरेलल में दो एलिमेंट को आपको रिएक्ट में रिटर्न करना है तो आपको उसमें किसमें लेना पड़ेगा? एम्प्टी टैग में लेना पड़ेगा। ये देखो एरर आ गई। इसी एरर को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एम्प्टी टैग। तो रिटर्न के अंदर रूल क्या है? रिटर्न के अंदर एम्प्टी टैग लेना है, और एम्प्टी टैग के अंदर जो चाहो वो स्ट्रक्चर आप ले सकते हो। ठीक है ना। सो यहां पर मेरी क्या आ जाएगी? टू डू की लिस्ट आ जाएगी नीचे, और मुझे एक सिंपल सी लिस्ट शो करनी है तो मैं यहां पर जाऊंगा, W3 स्कूल्स पे जाऊंगा, HTML सेक्शन में जाऊंगा, और मुझे लिस्ट शो करनी है। तो लिस्ट मिल रही है यहां पर मेरे को। क्या मिल रही है? HTML की लिस्ट। पता है ना, लिस्ट है ना, लिस्ट। ठीक है ना। तो लिस्ट में आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या है? ULLI है। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI मतलब लिस्ट आइटम, है ना। ये सारी चीजें बेसिक HTML का पार्ट है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। अभी देख लो, कॉपी किया, और ये टू डू लिस्ट मैंने यहां पर पेस्ट करी। प्रॉपर इंडेंटेशन कर लेंगे।
ठीक है ना। जो बाहर है वो पेरेंट एलिमेंट है, जो अंदर है वो चाइल्ड एलिमेंट है। तो li एक चाइल्ड टैग है, इसका पेरेंट टैग कौन है, यूएल का चिल्ड्रन टैग कौन है, li। तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप समझ में आ रही है कि ये है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, अपने इस फ्रंट एंड पेज पर इस रिस्पॉन्स को हमें कॉल करना है, ठीक है ना। इस रिस्पॉन्स को कॉल करके ये इसको हमें यहां पर गेट करना है। सो ये अभी आपको अपना स्केलेटन हार्ड कोडेड यहां पर अचीव करना होगा, ठीक है। सो ये हमारी टू डू लिस्ट हो गई, ये हुआ, सेव किया, ब्राउजर में गए, ठीक है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है बेसिकली, जिस पेज पर आप फ्रंट एंड के डाटा को शो करना चाहते हो, जिस पेज पर भी एपीआई के डाटा को शो करना चाहते हो, उसके ऊपर ही ऊपर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा यूज क्लाइंट। क्या लिखना पड़ेगा, यूज क्लाइंट, ठीक है ना। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट जेएस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है क्लाइंट कंपोनेंट और दूसरा होता है सर्वर साइड कंपोनेंट। सर्वर साइड कंपोनेंट, तो क्लाइंट कंपोनेंट मतलब वो रिएक्ट के कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट को हम रिएक्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जेएस में इंटरव्यू में पूछे कि भाई नेक्स्ट जेएस में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, तो सब दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं, या इसको आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट, और दूसरा होता है सर्वर साइड कंपोनेंट। तो क्लाइंट साइड जो कंपोनेंट होते हैं वो ही रिएक्ट वाले कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो बनता है वो हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट बनता है। उसको उस पे हमें अगर फ्रंट उस पेज को मुझे एज अ फ्रंट एंड ट्रीट करना है तो यहां पर मुझे यूज क्लाइंट ऊपर ऊपर डिक्लेरेशन में हमें लिखना पड़ेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट, जब भी एपीआई का रिस्पॉन्स हमें जिस भी पेज पर, नेक्स्ट के पेज पर अगर मुझे शो करना है तो उस कंपोनेंट में ऊपर ही ऊपर सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए, यूज क्लाइंट नाम से होना चाहिए। अगर ये यूज क्लाइंट स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप किस कंपोनेंट पे काम कर रहे हो, सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। सो मुझे किसी एपीआई का रिस्पॉन्स अगर इस पेज पर शो करना है तो मुझे वो उसको रिएक्ट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मुझे उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एट द टॉप व्हाट यू हैव टू राइट इज यूज क्लाइंट, ठीक है ना। ये मैंने यूज क्लाइंट यहां पर इसमें ऊपर ही ऊपर यहां पर लिखना पड़ेगा। सेव किया, ब्राउजर में देखें क्या इस यूज क्लाइंट लिखने से कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अब ये पेज स्पेसिफिकली किसका हो गया है, फ्रंट एंड के लिए हो गया है। यहां से आप एक्सटर्नल एपीआई कॉल करके डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये मेरी बैकएंड की एपीआई है, ये मेरी एपीआई है, और इस एपीआई को मैं यहां पर कॉल करना चाहता हूं, ठीक है ना। सो यहां पर हमें अब आपको जो है, अब आप अपने W3C स्कूल्स पे जाइए। अब बिकॉज ये पूरा कोडिंग किसका आ गया है, ये आपके रिएक्ट का आ गया है, तो यहां पर अब किसके लॉजिक्स चलेंगे, सिर्फ रिएक्ट के ही चलेंगे। तो रिएक्ट में आप यहां पर आना है, रिएक्ट सेक्शन पर आना है। यहां पर देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है हुक्स का, रिएक्ट हुक्स का, जिसमें से यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का जो यूज इफेक्ट एक ऐसा रिएक्ट का फंक्शन है जो कि डेटा फेचिंग के काम में आता है। काय के काम में आता है, डेटा फेचिंग में। मतलब आपके पास अगर एक रिएक्ट का पेज है और उस पे आपको किसी एपीआई को कॉल करके डाटा मंगवा के शो करना है, तो उस पेज पर आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसके कॉल करने से आपको क्या मिलेगा, डेटा फेचिंग की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। डेटा फेचिंग मतलब आपके पास कोई एपीआई बनी बनाई है बैकएंड की, और उस एपीआई को आपको ला के डाटा शो करना है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट का, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो टेक्निकल डेफिनेशन बहुत खतरनाक है, बट सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बता दूं कि यूज इफेक्ट इज अब बोलूं हुक क्या है, तो भाई फंक्शन है। सो यूज इफेक्ट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर फेचिंग द डेटा। अब डेटा मतलब एपीआई, इस एपीआई में जो भी आ रहा है भाई ये डेटा है कि नहीं है, इस एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपका क्या है, डेटा है। और इस डेटा को आप कहां शो करना चाहते हो, फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट का पेज।
रिएक्ट के पेज के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो आपने आरएफसी बनाया है ऊपर ही ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, रूल नंबर फर्स्ट यूज क्लाइंट देना पड़ेगा, और इसी पेज पर यू हैव टू कॉल द एपीआई, यू हैव टू कॉल द एपीआई, आपको एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। बट एपीआई को कॉल करने के लिए रिएक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई डेटा फेच करना है, कोई एपीआई कॉल करनी है, यू हैव टू यूज इफेक्ट नाम के फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर गए, फंक्शन का फंक्शन मिल गया मुझे, और यहां पर मैं इस सिंटैक्स में अगर जाऊं, ठीक है ना, यूज इफेक्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर कितने एक्चुअल आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, 2, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखो, यहां पर मैं इसको कर रहा हूं यूज इफेक्ट, जैसे इंटर किया उसने इंपोर्ट करवा लिया। भाई जावास्क्रिप्ट में 2 ही चीजें चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, कि कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रखा होगा और कहीं ना कहीं आप उसको इंपोर्ट करवाओगे। तो यूज इफेक्ट नाम के फंक्शन को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं, कहां से, रिएक्ट की लाइब्रेरी से, ठीक है ना। रिएक्ट की लाइब्रेरी के अंदर, रिएक्ट की लाइब्रेरी मैंने नहीं बनाई है, फेसबुक वालों ने बनाई। रिएक्ट किसने डेवलप किया, फेसबुक ने, फेसबुक मतलब मेटा। रिएक्ट फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया, मेटा ने डेवलप किया। तो इन्होंने जो डेवलप किया, इसकी लाइब्रेरी यहां पर पड़ी हुई है, कहां पर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये नोड मॉड्यूल्स में, ये रिएक्ट में, ये देखना है यहां पर, ये थोड़ा सा जाना, EFGHIJKLMN N फॉर नेक्स्ट और QR यहां पर, यस, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट चाहिए, कैसे चाहिए ये आप बताओगे। यहां पर जाओ और एक एक चीजें बताओगे कि ये रिएक्ट लाइब्रेरी, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर किसको पॉइंट करती है, उस रिएक्ट फोल्डर को पॉइंट करती है। मतलब ये जो यूज इफेक्ट फंक्शन में जो इंपोर्ट करवा रहा हूं, ये एक्चुअल में कहां से रहा है, नोड मॉड्यूल से आ रहा है। नोड मॉड्यूल्स में तो लाखों फोल्डर है, भाई उसमें से किस फोल्डर से आ रही है ये चीजें, ये रिएक्ट फोल्डर से आ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे स्क्रीनशॉट करके आप मेरे को वो प्रॉपर बताओगे। ठीक है, और यहां से सर ये एरो लिया मैंने, ठीक है, ये रेड कलर दिया, इसका पॉइंट यहां पर रखा। अब ये चीजें मैं सिखाऊंगा नहीं कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, इसको ऐसे डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करो, और यहाँ पर लेबल्स यूज करना है, यहाँ पर बताना है कि दिस रिएक्ट लाइब्रेरी इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स इन फ्रॉम दिस एंड दैट। तो ये चीजें भाई सिस्टमेटिकली मेरे को बताओगे। समझ में आ गया। तो यूज इफेक्ट नाम का फंक्शन डिफाइन कहां पर है, इस फोल्डर में, और इंपोर्ट में कहां कर रहा हूं, यहां पर। फंक्शन से रिलेटेड 2 बातें, डिफाइन करो और कॉल करो। कॉलिंग तो लाइन नंबर 10 पे कर रहा हूं, मगर इसका डेफिनेशन कहां पर है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, फलाने फोल्डर के अंदर, और यहां पर कहीं ना कहीं होगा, मेरे को नहीं पता है, मगर मुझे इतना पता है कि भाई इस फोल्डर में है। समझ में आ रहा है। रिएक्ट फोल्डर से, रिएक्ट फोल्डर के अंदर यूज इफेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन होगी कहीं ना कहीं, और उसकी कॉलिंग में कहां पर कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं, ठीक है ना। फंक्शन से रिलेटेड 2 बातें। फंक्शन फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन, और दूसरी बात क्या है, कॉलिंग। समझ में आ रहा है ना। आप फंक्शन बनाते हो तो उससे रिलेटेड 2 बातें हैं भाई, डिफाइन करो और कॉल करो। तो ये डिफाइन कहां हुआ है, इस फोल्डर में, और कॉलिंग में कहां कर रहा हूं, लाइन नंबर 10 पर। समझ में आ रहा है। सो यस, ये मैंने कॉलिंग करवाई। अब इस कॉलिंग करते समय कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये यूज इफेक्ट मैंने यहां पर इसको कॉल करवाया, और यहां पर मुझे जो है बेसिकली, यहां पर मुझे एक फंक्शन देना होगा, दूसरा मुझे डिपेंडेंसी देना होगा। तो डिपेंडेंसी तो एक अरे है, सेकंड आर्गुमेंट इज अ डिपेंडेंसी, और दूसरा है हमारा एक फंक्शन, ठीक है ना।
तो ये मैंने एक फंक्शन यहां पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर एक डिफाइन कर दिया। सो यूज क्लाइंट, अब यहां पर आप कंसोल लॉग करवा लो। यहां पर मैंने कंसोल लॉग करवाया, रिफ्रेश किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं। तो ये जो कंसोल लॉग है ये कहां पर आ रहा होगा, ये तो यहां आ रहा होगा। ये जो ब्लैक विंडो है इसको भी क्या बोलते हैं, कंसोल। और ब्राउजर में जाएं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं और कंसोल टैब पे जाएं, इसको भी क्या बोलते हैं, कंसोल, ठीक है ना। तो देखो ओके कहां लिखा हुआ आया, इस ब्लैक टर्मिनल पे लिखा हुआ आया कि यहां पर लिखा हुआ आया, समझ में आया। सो यहां पर देखो जैसे ही मैं पेज रिलोड करूंगा तो अब यहां पर हमें डेटा फेचिंग करना है। डेटा फेचिंग के लिए किसी एपीआई को आप कॉल कर सकते हो, और एपीआई कॉल करने के लिए एपीआई कॉल करने के लिए एपीआई कॉलिंग के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। एपीआई कॉलिंग के लिए आप सबसे पहले तो फेच एपीआई यूज कर सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है ना। या आप यूज कर सकते हो एक्सियोस लाइब्रेरी, जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो बताओ सब पुराना बताया पढ़ाया हुआ भूल जाओगे, ठीक है ना। तो एपीआई कॉलिंग के लिए तीन अप्रोचेज हैं। पहला तो अप्रोच है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है। फेच एपीआई, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, एक्सियोस का यूज करोगे। कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मोस्टली क्या यूज करते हैं लोग, एक्सियोस यूज करते हैं। तो चलो हम भी एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जेएस के साथ में एक्सियोस नहीं आता है, अलग से करना पड़ता है। और कोई भी अलग से अगर आपको करना पड़े इंस्टॉल, तो उसके लिए आपको पता है भाई कौन सी कमांड यूज करते हो आप, npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम। तो ये रिक्वेस्ट कहां जाती है, पता है, बता रखा है भाई, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो। सो npm js पे मैं जाऊंगा और यहां पर एक्सियोस यूज करूंगा, और यहां पर देखो ये एग्जैक्ट मैच मिल गया, ठीक है ना। तो एक्सियोस इज अ एपीआई कॉलिंग लाइब्रेरी। एक्सियोस क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि थर्ड पार्टी है, जो कि नोड जेएस के साथ में भी नहीं है, रिएक्ट के साथ में भी नहीं है, नेक्स्ट जेएस के साथ में भी नहीं आ रहा है। इसको अलग से आपको करना पड़ता है इंस्टॉल। तो इसके लिए कमांड दे रखी है npm i एक्सियोस, आई मतलब इंस्टॉल। सो चलिए यहां पर हम
एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने। जब भी किसी चीज को इंस्टॉल करोगे सामने खोल के रखोगे क्या, पैकेट.जेसन, और डिपेंडेंसी सेक्शन में आप देखना npm इंस्टॉल एक्सियोस मैंने किया और इंटर में करूंगा तो देखना यहां पर ऑब्जर्व करना इस एरिया में क्या आ जाएगा, आपको एक्सियोस लाइब्रेरी आ जाएगी। कहां आया, ये आ गया। सो एक्सियोस की लाइब्रेरी आ गई। कौन सा वर्जन आया, 1.13.2। कंफर्म कर लेते हैं क्या इंटरनेट पर भी अभी 1.13.2 है क्या, यस, ठीक है ना। तो जो जो लाइव इंटरनेट पर है वो की वही लेटेस्ट वर्जन मुझे एक्सियोस का मिल गया है, मैं काम कर सकता हूं, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो गया। अब जिस पेज पर आपको एक्सियोस कॉल करनी है उस पेज पर आना पड़ेगा। सो उस पेज पर आने के लिए, उस पेज पर आने के बाद आपको ये देखना है कि ये एपीआई ब्राउजर से एक्सेस कर पा रहे हो तो ये किस टाइप की एपीआई है, विच काइंड ऑफ एपीआई इज दिस, गेट एपीआई। भाई ब्राउजर से एक्सेस कर पा रहे हो तो भाई किस टाइप की एपीआई, गेट। और आप इधर चले जाओ, ये जो एपीआई मैंने बनाई है, ये जो मैंने एपीआई बनाई है, विच काइंड ऑफ एपीआई, विच काइंड ऑफ एपीआई इज दिस। ये जो नीचे एपीआई बनाई ना मैंने, किस टाइप की एपीआई बनाई, मैं किस किस टाइप की एपीआई बना सकता हूं, गेट एपीआई बना सकता हूं, मैं कौन सी एपीआई बना सकता हूं, पोस्ट एपीआई बना सकता हूं, मैं कौन सी एपीआई बना सकता हूं, पुट एपीआई बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं पैच बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं डिलीट एपीआई बना सकता हूं, ठीक है ना। गेट पो आप सर ये पोस्टमैन ओपन करो सर, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, मैं बता दूं पोस्टमैन जो है एक एपीआई टेस्टिंग टूल है। इस एपीआई टेस्टिंग टूल के अंदर आप किस किस टाइप की एपीआई बना सकते हो किसी के लिए, वो आप यहां से जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना तो सर ये जो पूरी लिस्ट खुली हुई आ रही है ना, ये क्या है, ये वो एपीआई की रिक्वेस्ट टाइप्स है कि आप किस एपीआई को गेट करना, किस एपीआई को आप करना चाहते हो, आप गेट करना चाहते हो कि पोस्ट करना चाहते हो, पोस्ट एपीआई को कॉल करना चाहते हो कि गेट एपीआई को कॉल करना चाहते हो कि पुट के, पैच के, हेड के, डिलीट के ऑप्शंस। सो दीज आर ऑल मेथड्स, एपीआई की मेथड्स है, वो एचटीटीपी मेथड्स है, ठीक है ना। तो इसमें से आप बताओ कि ये जो कल मैंने स्लैश एपीआई टू डूज बनाई, ये कौन सी एपीआई बनाई थी सर, ये मैंने गेट बनाई थी। और भी आप थोड़ा कंफर्म कर लो, इस एपीआई फोल्डर को खोल के route.js को खोल के केयरफुली देखो कौन सी मेथड थी, गेट। अगर मुझे नेक्स्ट जेएस में पोस्ट एपीआई बनानी है तो मैं गेट की जगह क्या लिखूंगा, पोस्ट लिखूंगा। समझ में आ रहा है। सो आपसे इंटरव्यू में पूछे कि भाई गेट एपीआई बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो पेज.js के अंदर में किस नाम का फंक्शन बना दूंगा, गेट नाम का फंक्शन बना दूंगा, क्योंकि वो इस तरीके से होता है, थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब एक्सियोस के अंदर गेट का रिक्वेस्ट का वो देख लेते हैं कि गेट के रिक्वेस्ट की कॉलिंग कैसे हो रही है। ये देखो गेट, तो सबसे पहले मैंने ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने लिया और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं यहां पर करवा लूंगा, यहां पर इंपोर्ट करवा लूंगा, कहां पर, इंपोर्ट एरिया में, सॉरी यहां नहीं, ये तो route.js ये यहां पर। तो एक्सियोस को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, इस लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी एक्सियोस को जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम एक्सियोस आ रहा है, तो ये एक्सियोस कहां से आ रहा है, ये भी नोड मॉड्यूल से ही आ रहा है, ठीक है ना। सो यहां पर गए और यहां पर गए। अब यहां पर देखो मेक, ये सैंपल कोड देखते हुए करना है, मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यूजर विद गिवन आईडी, तो एक्सियोस डॉट गेट देन कैच और फाइनली, ये पूरा ब्लॉक उठा लो और आपको इसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर आपको करना है, वो भी किसके अंदर, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ट्राई कैच वाला ब्लॉक हमेशा यूज करना चाहिए जहां पर आप क्या करने जा रहे हो, कोई ना कोई एपीआई कॉल करने जा, चाहे गेट चाहे पोस्ट, कोई सी भी एपीआई आपको अगर कॉल करनी है तो उसका कॉलिंग वाला कोड किसके अंदर लिखना है, हमेशा याद रखना, ट्राई कैच के अंदर। तो ट्राई के अंदर मैं उस कोड को, पूरे के पूरे कोड को मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। ट्राई के अंदर मैंने पूरे के पूरे कोड को पेस्ट किया। अब ट्राई के अंदर ये जो गेट के अंदर जो ये यूआरएल आ रहा है, ये मेरा वाला यूआरएल दे दूंगा, ये वाला एपीआई वाला, और इस एपीआई वाले यूआरएल को मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। सेव किया और यहाँ कंसोल में देखूंगा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर आप जाके अपना रिस्पॉन्स आप देखना, ये देखो डाटा आ गया। अभी इस एरर को भूल जाओ, आप तो मेन देखो ये डाटा आ गया कि नहीं आ गया।
ये लर्न नेक्स्ट जेस और ये डाटा बिल्ड प्रिज्मा क्रड सेम टू सेम, ये डाटा आ गया। अब इस डाटा को मुझे सिर्फ इस पेज पर शो करवाना है। शो करवाने के लिए आप इस डाटा को यहां तक पहुंचेंगे तो देखो ये किसके अंदर आ रहा है, इस पैटर्न में आ रहा है डाटा। ये जो डाटा आ रहा है ना, किसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, अरे जावा स्क्रिप्ट में करली ब्रेसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी ये डाटा मेरे को कैसे मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा पैटर्न मिल जाए तो उसको जावा स्क्रिप्ट में आप क्या बोलते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है। सो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुझे मिलेगा और जनरली एपीआई के रिस्पॉन्स में हमेशा आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही मिलता है। ठीक है ना। तो बस इस डाटा को मुझे यहां पर शो करना है तो मैं अपने इस डाटा को रखना चाहता हूं, है ना, एक वेरिएबल में। तो रिएक्ट के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए, रिएक्ट में वेरिएबल बनाने के लिए स्पेशल टाइप का हमें एक हुक यूज करना पड़ता है जिसे यूज स्टेट बोलते हैं। सो यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि हमें डाटा को रखने के काम में आता है, डाटा और प्रॉपर्टीज को रखने के काम में आता है। मैंने एपीआई कॉल करी, मुझे सर्वर से डाटा मिल गया, अब इस डाटा को मैं रखना तो पड़ेगा ना कहीं टेम्परेरी रखना पड़ेगा ना। तो रिएक्ट के अंदर मैं कहां रखूंगा, रिएक्ट के वेरिएबल में। ठीक है ना। तो रिएक्ट के वेरिएबल को बेसिकली कैसे बनाया जाता है, यूज स्टेट। सो यूज स्टेट एक फंक्शन है जिसकी सहायता से आप क्या बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं और आने वाले डेटा को आप उस वेरिएबल में टेम्पररी रख सकते हैं। तो बस ये यहां पर हम गए, ये यूज स्टेट को यूज कैसे करना है ये देखो। इस एक लाइन को लिया, कॉपी किया मैंने, ठीक है ना, और अपने देख देख के कर लेना। ये फंक्शन फेवरेट कलर, तो यहां पर हमारा फंक्शन पेज अंदर एंटर करते ही देख देख के समझ लेंगे। ठीक है ना। ये यूज स्टेट को कंट्रोल स्पेस करके इंपोर्ट करवा लूंगा, ये देखो नेम्ड इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू और यहां पर ये उसका वेरिएबल। सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आने वाला डेटा क्या है, टू डूज। तो इसको मैंने नाम दे दिया टू डूज और सेट, इसी वेरिएबल को सेट के बाद पेस्ट करना है और पहला लेटर कैपिटल करना है। बस ये रूल ऑफ थंब है कि ये भाई ऐसे होता है। और यूज स्टेट मैंने यहां पर लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी अरे दे देना। ठीक है ना। क्योंकि जब मैं एपीआई कॉल करूंगा उस दौरान मेरे पास डाटा नहीं है, एपीआई कॉल करूंगा डेटा आएगा तब मेरे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। बट जब मैं एपीआई कॉल कर रहा हूं उस समय मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तो कोई डेटा नहीं है इसका मतलब यू हैव एन एम्प्टी अरे। When you will get the data, you will got array of objects. But when you are making the call, you don't have actual data. जब आप API कॉल कर रहे हो उस दौरान आपके पास डेटा है क्या, नहीं। तो उस समय के लिए भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एम्प्टी अरे लेना पड़ेगा। तो जब मैं API कॉल करूंगा तो मुझे जैसे ही डाटा मिलेगा तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा मुझे। तो ये ध्यान रखना, यूज स्टेट के अंदर हमेशा एक अरे लेना चाहिए। और ये हमारा वेरिएबल हो गया और इस वेरिएबल में इस वैल्यू को मैं सेट करवा दूंगा। तो सेट करवाने के लिए यहां पर आप देखना, सेट करवाने के लिए यहां पर एक सेट फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है ना। ये सेट फंक्शन यूज किया जाएगा। ये सेट कलर, तो मैं यहां पर ये जैसे ही रिस्पांस आ रहा है इस रिस्पांस के अंदर सेट टू डूज मैंने लिया और इसको कॉलिंग किया और ये जो भी रिस्पांस आ रहा है इस रिस्पांस को मैंने ले लिया क्योंकि इसी रिस्पांस के अंदर मुझे अपना डेटा मिल रहा है। तो मैंने सेव किया, ब्राउजर में गया, आउटपुट में गया और यहां पर और अब सारा डेटा मेरा इस टू डू वेरिएबल के अंदर आ गया है और इस टू डू वेरिएबल को मैं यहां पर मैं इटरेट करवा सकता हूं। इस टू डू वेरिएबल को यहां पर मैं इटरेट करवा सकता हूं। तो उसके लिए आपको पहले तो मैं कंसोल लॉग कर लेता हूं। यहां पर जैसे ही मैंने प्लेस किया और इसको मैं कंसोल लॉग कर लेता हूं। कंसोल लॉग मैंने किया
और इस वेरिएबल को, ये टू डू वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ रखा और यहाँ पर टू डूज और ये मैंने किया। और यहाँ पर आप देखना console is not a function। अच्छा, console डॉट लॉग, ये देखो, ठीक है। सो यस, अभी मेरा डाटा सेट नहीं हुआ है, इसके अंदर मेरा डाटा सेट नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हम वो लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगाएंगे? आप अपने जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, मैप मेथड, सो W3C उसको उस पर जाइए जावास्क्रिप्ट सेक्शन में। यहाँ पर कौन सी मेथड यूज करनी है अपने को? मैप। जैसे ये मैप में जाऊंगा और मैप में आपको लिखना है जावास्क्रिप्ट मैप। क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट मैप। तो जावास्क्रिप्ट मैप मेथड मिल जाएगी आपको, ये रही। और इस जावास्क्रिप्ट मैप मेथड के अंदर अरे डॉट मैप ये मिला, और ये यहां पर मैं कमेंट करके लिख देता हूं। तो अरे डॉट मैप, तो मेरे इसके अरे का क्या नाम है? मेरे अरे का क्या नाम है? टू डूज डॉट मैप, ठीक है। और टू डूज डॉट मैप, और उससे पहले मुझे वो करना पड़ेगा, कंडीशनल रेंडरिंग करना पड़ेगा। मुझे एक कंडीशन लगा के डाटा को रेंडर करना पड़ेगा। तो रिएक्ट कंडीशनल्स पे गए और मुझे अपने डेटा को रेंडर करने के लिए एक कंडीशनल रेंडरिंग मुझे यूज करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास डाटा होगा तो ही मैं उसको करूंगा रेंडर। सो अगर मेरे पास टू डूज की जो लेंथ है, अगर वो 0 से ज्यादा होगी तो ही मैं उसको रेंडर करूंगा, ठीक है ना। टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 तो ही मुझे मैप मेथड चलानी है। और मैप मेथड के लिए पर्टिकुलर यहां पर हम देखेंगे, तो पहला आर्गुमेंट फंक्शन है, तो दूसरा आर्गुमेंट दिस आर्गुमेंट है। सो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, कॉलबैक फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा CV करंट वैल्यू इंडेक्स और ARR, करंट वैल्यू इंडेक्स और ARR, करंट वैल्यू इंडेक्स और अरे। सो ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स मैंने लिखे, और यहाँ पर जाके मैं करूंगा रिटर्न, और मुझे ये कि यही वैल्यू मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है कि वो जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, वो किस की पर मिल रहा है आपको? वो डेटा की पर मिल रहा है। और यहां पर मैंने डायरेक्टली यहां पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहां पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये देखो ये डेटा मिल गया मुझे। अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा पर पूरा डेटा मिल गया। अब 1 3 4 5, तो वो जो इटरेट चला मैप का, वो कितनी बार चला? 5 बार चला, और उसने 5 बार वो स्क्रीन पर प्रिंट किया। तो आप बैकएंड में देखना, बैकएंड की एपीआई में ये 1 ऑब्जेक्ट 2 3 4 एंड 5, उस अरे के अंदर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट थे? 5 ऑब्जेक्ट थे। तो वो मैप मेथड मेरा कितनी बार चला? वो 5 बार चला, ठीक है ना। सो ये देखो, बस दिक्कत ये है कि ये हार्ड कोडेड है और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, तो मुझे क्या शो करना है? टाइटल। तो यहां पर आप इस कॉफी की जगह आप करंट वैल्यू लेंगे, करंट वैल्यू डॉट टाइटल, ठीक है ना। ये आपने सेव किया, आउटपुट देखा, यस, हो गया, हो गया। अब मैं पीजी एडमिन तुरंत जाके आपको टेस्टिंग करनी है कि यार मैं जो है टू डूज लिस्ट में
मैं एक एंट्री और अभी पीजी एडमिन में जाके मैं GUI से एंट्री कर दूंगा या SQL से आप एंट्री कर देना और तुरंत रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा आ जाना चाहिए, है ना। तो पीजी एडमिन में गए, तो पीजी एडमिन डाटाबेस है कि डाटाबेस का GUI है? ये डाटाबेस नहीं है, डेटाबेस तो बैकग्राउंड सर्विस में चल रहा है, ये डाटाबेस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज नॉट अ डेटाबेस, इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस डाटाबेस। समझ में आ रहा है ना, ये डाटाबेस को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर है आपका, ये डाटाबेस नहीं है। पीजी एडमिन इज नॉट अ डाटाबेस, इट इज जस्ट अ GUI टू एक्सेस द डाटाबेस। सो यहां पर देखो ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं शायद ऐड रो करूं, ये शायद ये बटन है क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करता हूँ, पीजी एडमिन में इतना यूज नहीं करता हूँ, बट फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ ऐड रो पर गया मैं और यहाँ पर मैंने इसको 6 कर दिया। टाइटल मुझे आज क्या करना है, मुझे आज डेवलप, आज मुझे ओके लैब्स को डेवलप करना है, ठीक है ना। ओके और कंप्लीटेड और फाइनली सेव, सेव रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया। शायद ये रिकॉर्ड रिफ्रेश कर लूं मैं यहां से, database pgadmin postgres, we have schemas, we have behavior table, we have a to do table, search objects, ठीक है। सॉरी, राइट क्लिक करेंगे और देयर वाज एन ऑप्शन कॉल्ड व्यू एंड एडिट, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। स्टैंड पॉइंट एक सिंगल रिकॉर्ड मुझे अगर एंट्री करनी है, गेट, ठीक है। तो इसमें एक रिकॉर्ड आपको एक्स्ट्रा करना है। चलो मैं यहां से अनिल, ओके, परमानेंट सेव कहां से होगा, सेव चेंजेस टू डेटाबेस, यस यस, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन दे रखा है और ये करते ही आप राइट क्लिक करके अब आप जाओगे इसमें, देखो परमानेंट सेव होगी, ठीक है ना। अब मुझे नई एंट्री करनी है तो यहाँ से मैं ये नई एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये नई एंट्री मैंने यहाँ पर करी 6 रिकॉर्ड पर, यहाँ पर मैंने लिया ओके लैब्स, ठीक है ना, ओके किया और परमानेंटली सेव करने के लिए इस बटन, ठीक है। ये हो गया परमानेंट सेव। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आ गया ओके लैब्स। अब इस रिकॉर्ड को क्या ये यहाँ पर फ्रंट एंड पे आ रहा है, ठीक है। यही करना था। इस पूरे एक छोटे से असाइनमेंट में हमें क्या किया, हमने नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन सेटअप करी, उसमें एपीआई बनाना सीखे, उस एपीआई ने क्या किया, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया, रिकॉर्ड्स लेके आया, उस रिकॉर्ड्स को हमने कहां शो कर दिया, पेज पर शो कर दिया। और वो जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ये फ्रंट एंड वाला पार्ट, ये सारा किससे कंट्रोल हो रहा है, रिएक्ट से कंट्रोल हो रहा है। तो यहां पर रिएक्ट से रिलेटेड भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमें यूज में लिए हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो और इसके अंदर एपीआई कॉलिंग के लिए मैंने एक्सियोस मेथड यूज करी, और जब भी एपीआई कॉलिंग कोड होता है वो हमें ट्राई के अंदर लेना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे आप इसको देख के आप इंप्लीमेंट करना, और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।